हेलो स्टूडेंट्स, श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट का थर्ड पेपर पढ़ने जा रहे हैं, जिसको गैमेट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। गैमेट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। जैसा कि नाम से अपने को पता चल रहा है कि गैमेट क्या होते हैं, हमें सबसे पहले ये चीज़ जाननी होगी कि गैमेट कहते किसे हैं और गैमेट क्यों बनाए जाते हैं। एक चीज़ आपने सुनी होगी कि जो लोअर कैटेगरी के जंतु होते हैं जिनमें समसूत्री विभाजन पाया जाता है, और समसूत्री विभाजन पाया जाता है तो उन जंतुओं में किसी भी प्रकार में गुणसूत्रों में कोई परिवर्तन नहीं होता और उनकी पीढ़ियां लगातार उसी प्रकार से चलती रहती हैं जैसे कि पूर्वजों में चलती आ रही थी। एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात करें कि अमीबा जो 100 साल पहले था वो आज भी वैसा ही है और आने वाले समय में भी वैसा ही रहेगा। इसका कारण क्या है कि अमीबा यूनिसेलुलर एनिमल है, एक कोशिकीय जंतु है, और इस एक कोशिकीय जंतु में किसी भी प्रकार से कोई नए कैरेक्टर्स का समावेश नहीं हो रहा है। नए कैरेक्टर का समावेश कहाँ होगा? जहाँ युग्मकों का निर्माण होगा, जो किन में होता है? उच्च श्रेणी के जंतुओं में होता है, हायर कैटेगरी के जंतुओं में होता है। तो जिन जंतुओं के अंदर गैमेट का निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, उन जंतुओं के अंदर इवोल्यूशन भी होगा और डेवलपमेंट के भी चांसेस रहेंगे। ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कल आपने चाय बनाई थी और आज आप चाय बनाएंगे तो कल की चाय के और आज की चाय के स्वाद में अंतर रहेगा। उसका कारण ये है कि जो आपने चाय पत्ती डाली है, चीनी डाली, उसकी क्वांटिटी अगर चेंज हुई हो या उसकी क्वालिटी चेंज हुई हो, बनने वाली चाय उसी प्रकार की बनेगी। ठीक उसी प्रकार से जहां दो अलग अलग जंतुओं के कैरेक्टर्स का समावेश होता है, वहां पर क्या होगा? आने वाली पीढ़ी के अंदर अपन इवोल्यूशन देखने को मिलेगा, विकास देखने को मिलेगा। अब गैमेट जो होते हैं वो होते क्या है दरअसल? युग्मक, और किस प्रकार के होते हैं, किन किन जंतुओं में कैसे कैसे बनते हैं। अपन बात करें गैमेट, तो गैमेट के निर्माण की प्रक्रिया, गैमेट फॉर्मेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जेनेसिस। यहां पर देखो वर्ड जुड़ा है एक, जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन, निर्माण। अब निर्माण किसका करवा रहे हैं अपन? गैमेट का निर्माण कर रहे हैं। तो गैमेट के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? गैमेटो जेनेसिस कहलाएगी, युग्मक जनन कहलाएगी। जनन का मतलब निर्माण होना, नए सिरे से निर्मित होना। अब ये जो युग्मक हैं, ये युग्मक अगर मान लीजिए किसके अंदर बन रहे हैं? मेल के अंदर निर्मित हो रहे हैं। तो मेल के अंदर निर्मित होंगे तो ये किस रूप में होंगे? स्पर्म के रूप में, शुक्राणु के रूप में। और शुक्राणु के रूप में जब इनका निर्माण होगा तो स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? ठीक उसी प्रकार से जैसे युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है, ठीक उसी प्रकार से स्पर्म के निर्माण की या शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? शुक्राणु जनन कहलाएगी। इसको इंग्लिश में अपन क्या करेंगे? स्पर्मेटो। यहां अपन लिख देते हैं स्पर्म का निर्माण हो रहा है और इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? स्पर्मेटो जेनेसिस। और होती कहाँ है ये? मेल के अंदर हो रही है, और मेल के अंदर भी इसका निर्माण कौन करवा रहे हैं? टेस्टिस करवा रहे हैं, यानी वृषण करवा रहे हैं। ठीक है, यह तो हुई किसकी बात? स्पर्मेटोजेनेसिस की। किसमें हो रहा है? मेल के अंदर। आगे अपन बढ़ते हैं। अगर यही गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया किसके अंदर हो? फीमेल के अंदर हो, तो फीमेल के अंदर गैमेट के रूप में किस चीज का निर्माण होगा? ओवा या फिर ओवम का निर्माण होगा, अंडाणु का निर्माण होगा, अंडे का निर्माण होगा। अंडे के निर्माण की प्रक्रिया, ओवा के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? oogenesis कहलाएगी। ऊ का मतलब यहां पर ओवम से है, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन से या निर्माण से है। ठीक है, अब ये ओवा का निर्माण जब टेस्टिस क्या कर रहे हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ओवा का निर्माण कौन करेंगे? ओवेरी करवाएगी। ठीक है, अब ओवेरी और टेस्टिस दोनों क्या कर रहे हैं? गैमेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब यहां पर अपन बात करते हैं दोबारा उसी
एग्जाम्पल पर आ जाते हैं, अमीबा वाले एग्जाम्पल पर, कि अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। इसके अंदर जो अपन पढ़ते हैं इसमें जनन का जो तरीका है, उस जनन के तरीके में क्या होगा, 1 से 2 बन जाएंगे, 2 से 4 बन जाएंगे। और ठीक उसी प्रकार से ये क्या होगा, इसमें जो परिवर्तन होंगे वो परिवर्तन इसमें किसी भी रूप में जेनेटिक परिवर्तन नहीं दिखाई देंगे अपने को। क्यों? क्योंकि यहां पर जो सेल हैं वो यहां पर पाए जाने वाले सेल से थोड़ी सी अलग हो गई। अब ये अलग कैसे हुई? क्योंकि यहां पर जो स्पर्म है वो क्या होंगे, एन, और यहां पर जो ओवा होंगे वो भी क्या होंगे, एन। एन का मतलब यहां पर क्या है, हैप्लॉइड से है। आपने पढ़ा होगा कि जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, उस फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के अंदर स्पर्म और ओवा जो हैं वो आपस में फर्टिलाइज होते हैं, निषेचित होते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। अब जाइगोट जो बन रहा है यहाँ पर देखो, अपन देखें, स्पर्म जो कि हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड ही ओवा है। यहाँ पर दोनों में जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी तो यहाँ पर एक इस प्रकार की संरचना बनेगी जिसको अपन 2n के नाम से जानते हैं। 2n को क्या कहते हैं अपन, ये क्या थी, हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड और ये डिप्लॉइड। अब जब ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन रही है, इसको डिप्लॉइड में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी था, क्यों हमें हैप्लॉइड गैमेट की जरूरत पड़ी थी? क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी होगी, किसी भी जंतु में गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो उनके अंदर निश्चित गुणसूत्रों की संख्या है उसको मेंटेन रखना ही होता है। अब अगर गुणसूत्रों की संख्या 46 है, 46 है, तो इसका मतलब क्या होगा, 23 और 23 के पेयर की जरूरत पड़ेगी। इट मींस हैप्लॉइड आधे गुणसूत्र के जो जोड़े हैं वो मेल से मिलेंगे और आधे गुणसूत्रों के जोड़े फीमेल से मिलेंगे, और दोनों मिलकर के आपस में क्या होंगे, फिर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना लेंगे। और वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या करेगी, फिर आगे चल करके एम्ब्रियो या फिर भ्रूण का निर्माण करेगी। तो एक तरीके से ये समरी है आपके सामने कि गैमेट और गैमेटोजेनेसिस होती क्या है। अब इसी में देखो नाम आगे जुड़ा हुआ है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, मतलब विकास। अब यहां पर विकास हम किस चीज का कर रहे हैं, जो भी हम यहां पर गैमेटोजेनेसिस से शुरुआत कर रहे हैं, अंत में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें गैमेटोजेनेसिस के बाद हम गैमेट का फॉर्मेशन करवाएंगे। सबसे पहले तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, फिर ओवा का फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, oogenesis में ओवा का निर्माण होगा, फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। निषेचन की प्रक्रिया के बाद में आगे की जो कड़ी है वो कौन सी होगी, क्लीवेज शुरू होगा, विदलन शुरू होगा। विदलन कहाँ शुरू होगा, जो भी ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनी है इसमें 2, 2 से 4, 4 से 8, इसमें फिर क्या होंगे, मल्टीपल जो हैं डिविजन्स के जरिए ढेर सारी कोशिकाओं का निर्माण करवाया जाएगा। क्यों करवाया जाएगा, क्योंकि जो उच्च श्रेणी के जो जंतु हैं या फिर जिन जंतुओं के अंदर ये जो गैमेट निर्माण की प्रक्रिया होती है वो जंतु अधिकतर कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। अब मल्टी सेलुलर एनिमल्स में क्या होता है, एक सेल तो कंप्लीट कार्य कर नहीं सकती। जैसे हम देखते हैं कि बात हम करें यूनिसेलुलर एनिमल्स की, एक कोशिकीय जंतुओं की, तो क्या एक कोशिकीय जंतु रेस्पिरेशन नहीं करते? क्या एक कोशिकीय जंतुओं के अंदर एक्सक्रीशन की प्रक्रिया है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है? ये नहीं होती, ये होती है, लेकिन तरीका चेंज हो जाता है। और तरीका कैसे बदल जाता है, जो यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं वो अपने तरीके से कर रहे हैं, फिर मल्टी सेलुलर में क्या होगा, बांट दिया जाएगा, काम बांट दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैं अकेला मकान लेकर के रह रहा हूं कहीं भी, वहां सारे काम मेरे को करने पड़ते हैं, खाना भी मुझे बनाना पड़ता है, साफ सफाई भी मुझे भी करनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से क्या होगा, अगर मेरे घर के अंदर या मैं जहां रह रहा हूं मेरे साथ 4 लोग और रहना शुरू हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, काम बंट जाएगा। जैसे किचन का काम दूसरा संभालेगा, सफाई का काम दूसरा संभालेगा। ठीक उसी प्रकार से क्या होगा, ऐसे जंतु जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं उनके अंदर फिर क्या होगा, कार्य का बंटवारा हो जाएगा। जैसे अपने शरीर के अंदर अपन देखें, किडनी क्या करती है, एक्सक्रीशन का कार्य करती है। फेफड़े क्या करते हैं, रेस्पिरेशन का काम करते हैं। हार्ट अपना क्या कर रहा है, सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्रेन क्या है, कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जो काम बांटने का जो प्रक्रिया है ये कब संपन्न हो सकती है, जब कोशिकाओं का अनेक या फिर ढेर सारी संख्या में निर्माण करवाया जाए। अब यहां पर गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में किस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से ओवा का फॉर्मेशन होता है, उसकी प्रक्रिया को अपन पढ़ते हैं। आगे अपन चलते हैं कि जो गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहले अपन ने लिया है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि स्पर्म का निर्माण किस तरीके से होता है। एक बात आपको बताएं कि जितना सरल ये मेथड है पढ़ना और समझना,
उतना ही जटिल प्रोसेस होता है, उतना ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस का हो या फिर ooजेनेसिस का हो। तो हम सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या क्या चरण संपन्न करवाए जाते हैं या किन किन चरणों के अंतर्गत हम इनकी स्टडी करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया किसके अंदर हो रही है? मेल के अंदर। कौन करवा रहे हैं? टेस्टिस करवा रहे हैं। कैसी संरचना होती है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है, इसे सरलता के लिए हम समझ पाएं, उस सरलता के लिए इसे 2 चरणों में विभक्त कर दिया जाता है। यानी सबसे पहले क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, यानी एक ऐसी संरचना जो कि गोल और नॉन मोटाइल है, अचल है, नॉन एक्टिव, अभी सक्रिय नहीं है, एक्टिव, या फिर हम ये कहें कि वो स्पर्म नहीं है लेकिन स्पर्म की पूर्ववर्ती अवस्था है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? स्पर्मेटिड कह रहे हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। और दूसरा क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस, यानी स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया। ये जो हैप्लॉइड स्पर्मेटिड है वो फिर क्या होते हैं? हैप्लॉइड मतलब ये जो अचल और नॉन एक्टिव थे उनको एक्टिव और चल के रूप में, मोटाइल स्पर्म के रूप में जो कन्वर्ट करने की प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। अब ये जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड है, दरअसल यही क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। और इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में हम बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स, ये जो स्पर्मेटिड के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको भी फिर क्या है? 3 अलग अलग फेज में डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहली कौन सी है? मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरी है ग्रोथ फेज। और तीसरी है मैच्योरेशन फेज। हिंदी में अपन कहते हैं, पहले कौन सी होगी? गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज। ये गुणन प्रावस्था क्यों जरूरी है? पहले तो अपन इस चीज को समझते हैं कि अपन जो हैप्लॉइड स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं, इसके अंदर क्या होगा? जो हैप्लॉइड निर्माण हो रहा है स्पर्म का, उनकी संख्या अनेक होती है, मतलब ढेर सारी, असंख्य होते हैं। मिलियंस की संख्या में स्पर्म का फॉर्मेशन करवाना है तो इसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहली अवस्था की, मल्टीप्लिकेशन फेज की या गुणन अवस्था की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन फेज है, इस मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर अपन देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन जो प्रावस्था है उसमें क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटो से मतलब क्या है? स्पर्म, और गोनिया का मतलब होता है मदर सेल, मात्र कोशिका। मतलब आप समझ गए होंगे, शुक्राणु मात्र कोशिका। शुक्राणु मात्र कोशिका से मतलब कि शुक्राणु मात्र कोशिका वह कोशिका जो कि स्पर्मेटिड का निर्माण कर रही है। हम अपन एक चीज से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ इधर छोटा सा एक डायग्राम अपन लें, अपन देखें कि टेस्टिस की जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है उसमें आउटर स्ट्रक्चर किस नाम से जानी जाती है? सिरोसा के नाम से जानी जाती है, जो कि एक इस प्रकार की कवरिंग है जो कि इन स्पर्म को, जो कि मैच्योर हो रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं, उन स्पर्म को एक्सटर्नल टेम्परेचर से बचाने में और प्रोटेक्शन में मदद करती है। ठीक है। अब ये जो सिरोसा है, यहां पर अपन देखेंगे कुछ छोटी छोटी कोशिकाओं की एक लेयर होती है जिसको अपन कहते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। किस नाम से जानते हैं अपन? जर्मिनल एपिथीलियम। मतलब एक ऐसी परत जो कि जर्मिनेशन से रिलेटेड है, मतलब जो कुछ निर्माण कर रही हो। अब ये निर्माण किस चीज का कर रही है?
स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण कर रही है। स्पर्मेटोगोनिया, ये किस इसका निर्माण हुआ यहां पर? शुक्राणु मात्र कोशिका का। अब एक चीज ध्यान में रखना, शुक्राणु मात्र कोशिका स्पर्मेटोगोनिया, तो ओवा मदर सेल क्या हो जाएगी? ऊगोनिया कहलाएगी, जिसको अपन ऊजेनेसिस के प्रोसेस में स्टडी करेंगे। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये क्या करती है? इसी स्पर्मेटोगोनिया के अंतर्गत यहां पर हैप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटिड का निर्माण करवाया जाएगा, गोल अचल संरचनाओं का, जो कि अभी परिपक्व नहीं है, इनका निर्माण करवाया जाएगा। तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटिड है इनका निर्माण, यहां इसको थोड़ा सा अपन बड़ा बना लेते हैं समझने के लिहाज से। ये क्या बन गए यहां पर? प्राइमरी स्पर्मेटिड, जिनको अपन स्पर्मेटोसाइट भी कहते हैं। तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटिड बने हैं यहां पर, ये प्राइमरी स्पर्मेटिड फिर क्या होंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटिड में कन्वर्ट होंगे। अब प्राइमरी से जो सेकेंडरी स्पर्मेटिड में कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया है ये क्या होती है? ग्रोथ फेज के अंदर शामिल कर ली जाती है। तो हम यहां पढ़ेंगे कि ये जो संरचना अपन ने बनाई ये यहां पर क्या हुआ? सेकेंडरी स्पर्मेटिड या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का यहां पर फॉर्मेशन हुआ। तो मल्टीप्लिकेशन फेज क्या कर रही है? जिसमें एक स्पर्मेटोगोनिया लगातार क्या कर रही है? स्पर्मेटिड का निर्माण कर रही है, और वो फिर स्पर्मेटिड क्या होगा? प्राइमरी और सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में कन्वर्ट होने तक की प्रक्रिया क्या किस में शामिल होगी? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड में शामिल होगी। जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं कि स्पर्मेटिड के निर्माण की प्रक्रिया ही इसमें क्या है? महत्वपूर्ण है। अब ये जो प्रक्रिया है मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें कि क्या हुआ? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के रूप में यहां पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या फिर सेकेंडरी स्पर्मेटिड का निर्माण हो चुका है। अब ग्रोथ फेज में क्या होगा कि ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये क्या होंगे? अपने आप को तैयार करेंगे किस चीज के लिए? स्पर्म के लिए, जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के रूप में है और मोटाइल अवस्था के रूप में है। उस मोटाइल अवस्था के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। ध्यान रखना यहां पर क्या होती है? ग्रोथ फेज जो होती है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर ग्रोथ फेज छोटी होती है, जबकि oogenesis के अंदर ये फेज जो है वो लंबी चलती है। उसका कारण क्या होता है? आपको अभी ब्रीफ कर देता हूं। उसका कारण ये होता है क्योंकि ओवा एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें कि स्टोर्ड फूड की व्यवस्था करवाई जाती है, जबकि स्पर्म एक ऐसी संरचना है जिसमें किसी भी रूप में स्टोर्ड फूड की व्यवस्था नहीं करवाई जाती। तो स्टोर्ड फूड की व्यवस्था किसके अंदर करवाई जा रही है? ओवम के अंदर करवाई जा रही है। ओवम के अंदर क्या होता है? पित्तक का निर्माण करवाया जाएगा, योग का निर्माण करवाया जाएगा। योग को अपन वाइटल कहते हैं। वाइटल का मतलब होता है योग, योग का मतलब होता है पित्तक। पित्तक एक ऐसी संरचना है जो कि स्टोर्ड फूड होता है, न्यूट्रिशन होता है। किसके लिए? डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। इसलिए वहां पर क्या होगा? विटिलोजेनेसिस की प्रक्रिया ऐड हो जाएगी। इसलिए क्या होगा? ग्रोथ फेज oogenesis की प्रक्रिया के अंदर लंबी चलती है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में ग्रोथ फेज छोटी होती है। लास्ट है इसमें मैच्योरेशन फेज। तो मैच्योरेशन फेज जो है वो इसमें क्या होगी? बड़ी होगी। और बड़ी होने का कारण क्या है? आपने पढ़ा होगा जब भी गुणसूत्रीय परिवर्तन होते हैं, गुणसूत्रीय परिवर्तन से मतलब है आपने पढ़ा होगा जो मियोसिस और माइटोसिस की जो अवस्थाएं पढ़ी हैं, और अगर नहीं पढ़ी हैं तो अपन सेकंड जो पेपर है सेल बायोलॉजी का उसमें डिटेल्ड स्टडी करेंगे उनकी, कि किस तरीके से माइटोसिस और किस तरीके से मियोसिस की प्रावस्थाएं संपन्न होती है। यहाँ अपन केवल समझने के लिहाज से ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो मैच्योरेशन फेज है उसके अंदर कौन कौन सी अवस्थाएं संपन्न होती है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज।
इसमें क्या होगा, गुणसूत्रीय परिवर्तन होंगे। जैसा आपने पढ़ा है कि गुणसूत्र मोटे हो जाते हैं, थ्रेड लाइक हो जाते हैं, टर्मिनलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, सिनेप्स निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, ये सारी प्रक्रियाएं यहाँ पर संपन्न कराई जाएगी। इसमें जो प्रोफेज अवस्था होती है वो क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, जिसकी कि अलग अलग फेज, जो कि आप इसमें जब आप अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रक्रियाएं पढ़ेंगे उनमें आपको डिटेल से बता दिया जाएगा कौन कौन सी हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। याद रखना इसमें क्या होगा, प्रोफेज अवस्था जो है वो बड़ी होगी और अलग अलग चरणों में विभक्त होगी, जिसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस सम्मिलित हैं। बाकी मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज अवस्थाएं, इन सभी अवस्थाओं के दौरान क्या करवाया जाता है, जो भी गुणसूत्रीय परिवर्तन करवाने हैं, साइटोप्लाज्मिक जो चेंजेस करवाने हैं, वो सारे परिवर्तन क्या होंगे, इसी अवस्थाओं के अंदर संपन्न कराए जाएंगे। तो यहां तक की जो प्रक्रिया है जो अपन ने पढ़ी है वो किस में शामिल है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स में शामिल है। नेक्स्ट अवस्था कौन सी आ जाती है, स्पर्मियोजेनेसिस, जिसके अंदर क्या हो रहा है, हेप्लॉइड और मोटाइल स्पर्म का निर्माण हो रहा है। आप देख रहे हैं कि टेस्टिस के अंदर इस तरीके से असंख्य स्पर्म का फॉर्मेशन करवाया जाता है। तो ये जो स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रक्रिया है ये किस में शामिल होगी, बी पार्ट के अंदर, और ये वाली ए पार्ट के अंदर सम्मिलित होगी। अब हम पढ़ते हैं कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, मतलब स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया क्या है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा आपको। आगे अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट अपना जो बी पॉइंट है उसकी तरफ। इसको मैं रहने देता हूं। स्पर्म के जो निर्माण की प्रक्रिया है उसको भी अपन क्या है, अलग अलग चरणों में इसकी स्टडी करते हैं। अलग अलग चरणों में कैसे, कि पहले अपन ये देखेंगे कि जो स्पर्म का निर्माण हो रहा है उसमें हेड पार्ट का फॉर्मेशन होता है, मतलब स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हेड ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोन, स्पर्मेटोजोआ से मतलब है एक सिंगल स्पर्म। तो जो हेड पार्ट का जो फॉर्मेशन होता है इसको भी अपन दो चरणों में पढ़ लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, ठीक है। आगे के चरणों की आगे स्टडी करेंगे अपन। पहले ये समझ लेते हैं कि हेड ऑफ जो स्पर्मेटोजोन है, हेड पार्ट का जो फॉर्मेशन है वो इसमें महत्वपूर्ण होता है। इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो आनुवांशिक सूचनाएं जो शामिल होती हैं वो कहाँ शामिल होती हैं, किसके अंदर मौजूद होती हैं, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती हैं। इसलिए हम ये चीज पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का निर्माण यहाँ पर करवाया जाता है, तब आप एक चीज समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर जो भी अनावश्यक सामग्री है, मतलब ऐसी सामग्री जिनका आगे कोई रोल नहीं होता किसमें, निषेचन की प्रक्रिया में, उनको यहाँ से हटा दिया जाता है, रिमूव करवा दिया जाता है। मतलब स्पर्म के जब न्यूक्लियस के अंदर जब चेंजेज होते हैं तो उसके अंदर क्या चीज रखी जाती है, केवल और केवल जेनेटिक इंफॉर्मेशन के रूप में इन चीजों को रखा जाता है। डीएनए के जो सेट हैं उनको रखा जाता है और कुछ मात्रा में हिस्टोन प्रोटीन को यहाँ पर मेंटेन रखवाया जाता है। हिस्टोन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि यहाँ पर क्या कर रही है, इन जेनेटिक सूचनाओं को इकट्ठा करने में और आगे ले जाने में मदद कर रही है। पर यहाँ पर जो संरचना है जो डीएनए के रूप में या हम ये कहें आनुवंशिक सूचना के रूप में, यही क्या होगी आगे चल करके हैप्लॉइड गुणसूत्रों के रूप में कार्य करेगी। तो चेंजेज इन जो स्पर्म न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होगा कि केवल और केवल जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं उनको कैरी करने के लिए डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन आदि को रखा जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम का निर्माण क्यों जरूरी है? अगर आप स्पर्म की स्ट्रक्चर देखेंगे तो उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको
ऊपर की तरफ एक छोटी सी टिप दिखाई देगी जिसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। इस एक्रोसोम का क्या कार्य होता है, क्योंकि ये जा रहा है कहाँ पर, एग के पास, तो एग की जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के लिए, उसको भेदित करने के लिए, उसमें उसको छिद्रित करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, किसी न किसी रसायन की आवश्यकता होती है। और वो रसायन कहाँ मौजूद होते हैं, एक्रोसोम के अंदर मौजूद होते हैं। हम ये कहेंगे कि एक्रोसोम जो है उसके अंदर क्या होता है कि मूल जो कार्य है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स का निर्माण करवाती है। और ये जो प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स हैं, ये छोटे छोटे जो कण हैं, ये आपस में फिर इकट्ठे होकर के क्या करते हैं, एक्रोसोम का निर्माण करवा लेते हैं। अब आपको एक चीज और बता दें, बहुत बार 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है कि स्पर्म के एक्रोसोम के अंदर कौन सा रसायन मौजूद होता है। तो आपको क्या देना है, जवाब आपको देना है हाइलुरोनिडेज। यहाँ एक्रोसोमिन भी होता है, एसिड फास्फेटेज भी होता है, एसिड हाइड्रोलेजेज भी होता है, लेकिन मूल कौन सा है, मुख्य कौन सा है, हाइलुरोनिडेज। ये बहुत बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। कहां मौजूद है, स्पर्म के एक्रोसोम के अंदर मौजूद है। किस कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एग मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के लिए, उसको भेदने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आई यहां तक की बात। तो हेड पार्ट के अंदर 2 कार्य हुए, कौन से, एक तो यहां पर न्यूक्लियस के अंदर परिवर्तन हुआ, दूसरा यहां पर क्या हुआ, एक्रोसोम का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ हेड ऑफ स्पर्मेटोजोन है, इसके आगे की तरफ अपन देखते हैं कि मिडिल पीस और टेल पार्ट का फॉर्मेशन कौन से चरण में करवाया जाता है। तो यहां पर सेकंड पॉइंट किसका है, फॉर्मेशन ऑफ मिडिल पीस। ठीक है, अब ये जो मिडिल पीस है, यहां पर क्या होगा, केवल और केवल ऊर्जा बनाने के लिए, ऊर्जा का निर्माण करने के लिए यहां पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल मौजूद होते हैं। और वो क्या करते हैं, इस टेल पार्ट को एनर्जी देते हैं जिससे कि उसका मूवमेंट होता रहे और वो फिर क्या है, मूवमेंट कर करके ओवा तक पहुंचे। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल जो हैं उनके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, मिडिल पीस के अंदर संपन्न करवाई जाती है। नेक्स्ट इसमें फिर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ टेल पार्ट। अब यहां पर अपन बात करें कि ये जो मिडिल पीस है, इस मिडिल पीस के अंदर जब ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल का निर्माण करवाया जाता है, तो यहां पर अपन देखेंगे कि जो स्पर्म का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के नीचे की तरफ 2 सेंट्रियोल मौजूद होते हैं जिनको अपन कहते हैं प्रोक्सिमल और डिस्टल। ये भी एक याद रखने वाला पॉइंट है। प्रोक्सिमल और डिस्टल जो सेंट्रियोल हैं, इन सेंट्रियोल का क्या वर्क होता है ना। ये सेंट्रियोल का वर्क आपको अच्छे से समझ में आएगा जब अपन निषेचन की प्रक्रिया पढ़ेंगे। यहां पर क्या होता है, डिस्टल जो सेंट्रियोल है उसका काम क्या है, एक्सियल ये जो पार्ट है मिडिल पीस और जो टेल पार्ट है उसका फॉर्मेशन करवाना। ठीक है, अब आगे जाने के बाद जब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, जब ये स्पर्म जो है वो ओवा के अंदर एंटर कर जाएंगे, तब क्या होगा, डिस्टल सेंट्रियोल क्लीवेज की प्रक्रिया को शुरू करवाएगा। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस और मिडिल पीस है, इसके जस्ट नीचे की तरफ 9+2 अवस्था वाली संरचना के रूप में यहाँ पर क्या होता है, एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है, जो कि माइक्रोफाइब्रिल जैसे झाड़ू होती है, झाड़ू का एक तिनका, 2 तिनके, इस तरीके से ढेर सारे तिनकों से मिलकर के जब एक झाड़ू का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि जो कार्ट ऑफ व्हील है, बैलगाड़ी का पहिया है, जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ी होगी सीलिया और फ्लेजिला की, ठीक उसी प्रकार की संरचना होती है इसके एक्सियल फिलामेंट की। और एक्सियल फिलामेंट क्या करता है, इसमें टेल पार्ट के रूप में मौजूद होता है और स्पर्म के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और स्पर्मियोजेनेसिस। दोनों का अपन ने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आज वाला चैप्टर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर और अगले कंटेंट की बात अपन अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।